शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सीढ़ियां। प्रकाश की उम्र 15 साल की रही होगी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। दुबला पतला शरीर, थोड़ा सा काला रंग, पर गजब का फुर्तीला। एक आवाज में दौड़ा चला आता था। वो हमारे ऑफिस की कैंटीन में काम करता था। उसका काम था साहब लोगों के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आना। सुबह सुबह 9 बजे से उसका काम जो शुरू होता था तो शाम के 7 बजे तक लगभग बिना रुके चलता रहता था। बीच में बस शायद 10-15 मिनट मिलते थे उसे खाना खाने के लिए, पर वो समय भी कम मिलेगा ये निश्चित नहीं था। कम से कम ऑफिस के लोगों के खाना खाने से पहले तो उसे खाने का वक्त कभी नहीं मिल सकता था, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। खाना भी उसे वहीं कैंटीन से मिलता था। सादे से चावल और पतली सी दाल। उसके साथ कुछ और लड़के भी थे उसी की उम्र के। सब वहीं कैंटीन में काम करते थे। कोई प्रकाश की तरह ही बैरे का काम करता था तो कोई कैंटीन में खाने का सामान, चाय वगैरह बनाने में मदद करता था। सब एक सी उम्र के मेहनती, लगातार काम में लगे हुए। सारे लड़के वही कैंटीन में एक छोटे से हिस्से में ही रहा करते थे। तारीफ की बात ये थी कि सारी तकलीफों के बावजूद भी उनमें निराशा नहीं दिखती थी। एक बार हम 3-4 लोगों को ऑफिस में काम करते हुए काफी देर हो गई थी। चूंकि काम के वक्त के बाद सिर्फ 2 लिफ्ट ही चला करती थी, इसलिए लिफ्ट मिलने में काफी देर लगा करती थी। ऐसे में हम लोग मन मारकर पैदल ही सीढ़ियां उतरा करते थे। तो उस दिन भी हम सीढ़ियां उतर रहे थे कि 7वीं मंजिल पर पहुंचने पर खूब जोर से शोर मचने की आवाज सुनाई देने लगी। हमने ध्यान दिया तो ये आवाजें हमें कैंटीन से आती लगी। हम लपक कर उस तरफ गए तो क्या देखते हैं, प्रकाश की आंखों पर एक कपड़ा बंधा है और सब लड़के उसे घेरे हुए शोर मचा रहे हैं। साथ साथ जिसको मौका मिलता वो उसके सर पर मार लगा देता था। प्रकाश हाथ फैलाए हुए इधर उधर घूम रहा था। हम फौरन उसके पास गए। मैं कड़क कर बोला, ये क्या हो रहा है? तुम लोग इसे इस तरह घेर कर क्यों मार रहे हो? मेरी इस फटकार से सारे लड़के सहम कर चुप हो गए थे और कुछ डर कर एक कोने में खिसक गए थे। तभी प्रकाश ने अपनी आंखों से कपड़ा उतारा और कुछ गुस्से भरे स्वर में बोला, क्या साहब, आपने आकर हमारा खेल खराब कर दिया। मैं चक्कर खा गया। अरे एक तो मैंने इसे पिटने से बचाया, ऊपर से ये मुझे ही कह रहा है खेल खराब कर दिया। मैंने यही बात उससे कही तो वो खूब जोर से हंस पड़ा। उसके साथ साथ
उसके सभी साथी भी अपना डर भूलकर हंसने लगे। अब मेरी हालत थोड़ी अजीब सी हो गई थी। मैंने पूछा, तुम लोग इतना जोर से हंस क्यों रहे हो? प्रकाश बोला, साहब, हम लड़ नहीं रहे थे, हम लोग तो चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। रोज कैंटीन का काम खत्म होने के बाद हम यहीं खेलते हैं, यही हमारा मनोरंजन है। इसके बाद रात का खाना बनाकर खाकर सो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना जो होता है। आप भी ना साहब, बेकार में परेशान हो गए। ये सुनकर मेरे साथी भी हंसने लगे। मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, खेलो खेलो, तुम लोग खेलो, हम चलते हैं। और हम लोग वहां से निकल गए। हमारा ऑफिस मुंबई के काफी महंगे इलाके कफ परेड में था। वो एक 31 मंजिला इमारत की 4 मंजिलों में फैला हुआ था। हालांकि वहां 6 लिफ्ट लगी थी, पर समस्या ये थी कि कैंटीन के लड़कों को उनमें जाने का मौका कम ही मिल पाता था। लिफ्ट को ऊपर नीचे आने जाने में इतना वक्त लगता था कि अगर वो लिफ्ट का इंतजार करते खड़े रहते तो उनके हाथ में पकड़ा चाय नाश्ता ठंडा हो जाता, और फिर वो चाय नाश्ता जिसके पास भी जाता था वो इन लोगों को जमकर डांट लगाता था। इसलिए मजबूरन कैंटीन के इन लड़कों को सीढ़ियों से ही ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था। अब कैंटीन थी 7वीं मंजिल पर, और जहां मैं बैठता था वो जगह 9वीं मंजिल पर। मेरी मंजिल पर प्रकाश की ड्यूटी रहा करती थी। उस मंजिल पर कम से कम 50 लोग तो काम करते ही थे। सबको चाय नाश्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रकाश की ही थी। मुझे नहीं पता कि वो दिन में कितनी बार 7 मंजिल से 9वीं मंजिल के चक्कर लगाता था, पर उसे जब देखो तब वो 9वीं मंजिल पर ही किसी को चाय देता, किसी को नाश्ता देता नजर आता था। कितनी फुर्ती से वो नीचे जाता होगा, कितनी फुर्ती से सामान लेकर ऊपर आता होगा। इसका तो अंदाजा लगाना भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि अगर मुझे कभी कैंटीन जाना होता था तो मैं 9वीं मंजिल से उतरकर 7वीं मंजिल पर चला तो जाता था, पर वापसी में अगर सीढ़ियों से आना पड़ता था तो मेरी तो जैसे शामत आ जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया था, प्रकाश, तू दिन में कितनी बार ऊपर नीचे आता जाता रहता है? उसने कहा, कभी गिना नहीं, पर कम से कम 50-60 बार तो हो जाता होगा। 50-60 बार? हे भगवान! मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। उस वक्त मुझे अपना एक बार का चढ़ना उतरना याद आ गया, और सच कहूं तो वो याद करके बैठे बैठे ही मेरी सांस फूल गई थी। पर वो तो यूं मुस्कुरा रहा था जैसे ये कोई बात ही ना हो। उसके जाने के बाद मैंने अपने एक साथी से कहा, सुना तुमने, ये लड़का दिन में 50-60 बार ऊपर नीचे आता जाता है ना कितने ताजुब की बात। मेरे साथी ने
इस पर बड़ी बेरुखी से कहा, तो कौन सा बड़ा काम करता है? वो कैंटीन का वेटर है, उसे तो ये सब करना ही है। अगर इस तरह से भागा दौड़ी नहीं करनी थी तो पढ़ लिख कर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये बात मुझे बुरी लगी। मैंने अपने साथी से कहा, क्यों, जो पढ़े लिखे नहीं होते क्या वो इंसान नहीं होते? उनके शरीर में जान नहीं होती है? उनको क्या थकान नहीं होती है? मेरे साथी ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने साथी की बात मेरे मन में चुभ गई थी। मैंने एक दिन प्रकाश से पूछ ही लिया, प्रकाश, तेरी उम्र तो 15 साल के करीब है। ये उम्र तो बच्चों के पढ़ने लिखने की होती है। तू क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई करता है? मेरी बातें सुनते ही प्रकाश की आंखें गीली हो गई। वो कुछ नहीं बोला, बस वहां से चुपचाप चला गया। पर उसकी आंखों का गीलापन मुझसे छिपा नहीं रहा था। मेरा दिल अब उसके दिल का दर्द जानने के लिए बेचैन हो उठा था। एक दिन मैं जानबूझकर ऑफिस के समय के बाद भी काम करता रहा। जब सब चले गए तब मैंने कैंटीन में इंटरकॉम पर चाय के लिए कहा। कैंटीन के मैनेजर ने कह दिया कि साहब अभी कैंटीन बंद हो गई है, इसलिए चाय नहीं मिल सकती है। पर तभी मुझे दूर से आती प्रकाश की आवाज सुनाई पड़ी, चाय चाहिए साहब, मैं लाता हूं। मैंने देखा कि प्रकाश वही हमारी मंजिल पर ही था। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। वो मेरे पास आया और बोला, मैं यहाँ चाय के जूठे प्याले उठाने आया था। आपकी बात सुनी तो मैं समझ गया कि कैंटीन मैनेजर ने मना कर दिया होगा। बड़ा ही कामचोर है। उसका बस चले तो सुबह 10 बजे ही कैंटीन के बाहर सब माल खल्लास का बोर्ड लगा दे। वो खुद तो मालिक है नहीं जो उसे कैंटीन की ज्यादा चिंता हो। आप फिक्र न करें, मैं लाता हूं चाय आपके लिए। मैंने कहा, तू कैसे लाएगा जब कैंटीन बंद हो गई है? वो बोला, हमारी कैंटीन बंद हो गई तो क्या, 5वीं मंजिल पर एक दूसरे दफ्तर की कैंटीन खुली होती है। वहां के लड़के मेरे दोस्त हैं। मैं वहां से लाता हूं आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने मना करना चाहा, नहीं नहीं प्रकाश, रहने दो, क्योंकि मेरा असली मकसद तो प्रकाश से बातें करना था और मैं उसे रोकना चाहता था। पर उसने मेरी एक न सुनी, फौरन दौड़ते हुए चला गया। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म चाय लिए हाजिर था। उसने कहा, लीजिए साहब चाय। मैंने चाय लेते हुए कहा, बैठो प्रकाश, तुमसे कुछ बात करनी है। वो पास पड़े एक स्टूल पर बैठने लगा। मैंने कहा,
अरे वहां स्टूल पर क्यों बैठ रहे हो, कुर्सी पर बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं यहीं ठीक हूं। आप कम से कम बैठने के लिए तो कह रहे हैं। और सब लोग तो अगर बैठा देखें तो डांट भी देते हैं, और कैंटीन के मैनेजर से भी शिकायत कर देते हैं। वो अलग से डांटता है। अब आप ही बताइए साहब, सारा दिन ऊपर नीचे दौड़ते दौड़ते क्या हमारे पैर नहीं दुख जाते हैं? आखिर हम भी तो इंसान हैं। पर हमारी तकलीफ तो कोई नहीं समझता है। आज पहली बार मैंने उसकी आवाज में दर्द महसूस किया था। इतने सालों में पहली बार मैंने उससे पूछा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? घर में कौन कौन है? यहां कैसे आ गए? प्रकाश ने कहना शुरू किया, मैं केरल का रहने वाला हूं। वहां एक शांत सुंदर नदी के किनारे मेरा गांव था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी, पर मेरे घर में सूखा था। घर में बहुत गरीबी थी। मेरे माँ बाप दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे। हम 5 भाई बहन और माँ बाप, यानी 7 जनों का परिवार। कमाई बहुत कम थी। सबका पेट कैसे भरता? रोज लगभग आधा पेट खाकर गुजारा करना पड़ता था। अगर कभी हम में से कोई बीमार पड़ जाता था तो डॉक्टर से दवा लेने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर भी हम भाई बहन बड़े खुश थे। हमारे जैसे कई और भी घर थे। हम सब बच्चे मिलकर खूब शैतानी करते थे। टेलीविजन तो हमारे गांव में किसी के घर नहीं था, इसलिए हमारा पूरा मनोरंजन बाहर खेलने में जाता था। सब बच्चे मिलकर खूब खेलते कूदते थे, इसलिए हम लोग बीमार भी बहुत कम पड़ा करते थे। रोज नदी में नहाते थे, नाव चलाते थे और एक दूसरे के साथ नदी पार करके दूसरे किनारे पर जाने की रेस लगाते थे। मैंने पूछा, और पढ़ाई? तुम लोग पढ़ते थे कि नहीं? प्रकाश बोला, पढ़ते भी थे। गांव में एक सरकारी स्कूल था। उसके मास्टर साहब सप्ताह में 3 ही दिन स्कूल आते थे। बाकी 3 दिन वो मुझे ही बाकी बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी देकर लापता रहते थे। ये तो बाद में पता चला कि वो 3 दिन अपने खेतों में खेती किया करते थे। पर वो जो भी पढ़ाते थे, मैं उसे बड़े ध्यान से पढ़ता था। 5वीं क्लास में मैं अव्वल आया था। पर उसके बाद ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? प्रकाश के चेहरे पर उदासी की रेखाएं उभर आई थी।
उसके बाद 1 साल गांव में बहुत सूखा पड़ा था। हमारे घर में खाना खाने तक के लाले पड़ गए थे। तब हमारे गांव में इस कैंटीन वाले सेठ का एक आदमी आया था। उसने मेरे माँ बापू और कई दोस्तों के माँ बापों को समझाया कि इन लोगों को मुंबई भेज दो, वहां ये लोग काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे तो तुम्हारे घर का खर्च चल जाएगा। हमारे गरीब माँ बाप के आगे कोई रास्ता नहीं था और हमें उस आदमी के साथ यहाँ आना पड़ा। अब हम लोग यहीं रहते हैं और हर महीने कुछ पैसे बचाकर घर भेजते हैं ताकि वहां का खर्च चल सके। प्रकाश की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों के सामने अपने शहर के उन बच्चों की तस्वीर घूमने लगी जो अपने माँ बाप के पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और माँ बाप से अनाप शनाप चीजों की मांग करते रहते हैं। उनकी उम्र का एक लड़का मेरे सामने बैठा था जो खेलने की उम्र में कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने माँ बाप की मदद कर रहा था। क्या इसका मन नहीं करता होगा दूसरे बच्चों को मौज मस्ती करते हुए देखकर? ये उस वक्त कैसे अपने मन को समझाता होगा जब ये दूसरे बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ घूमता देखता होगा? तो क्या इसका मन अपने माँ बाप को याद नहीं करता होगा? मैंने प्रकाश से पूछा, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता था और आगे पढ़ने के लिए? प्रकाश बोला, क्यों नहीं करता? मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैंने कहा, सच? उसने जवाब दिया, सच। मैंने कहा, तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते? यूं ही काम और खेल में अपनी जिंदगी क्यों गंवा रहे हो? यहाँ कितने सारे नाइट स्कूल हैं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर इसी कैंटीन में वेटर बने रहोगे। उसका चेहरा मेरी बात सुनकर लटक गया था। मुझे उसका लटका हुआ चेहरा देखकर लगा कि मैंने बिना बात उसका दिल दुखा दिया है। ये बात उस दिन वहीं पर खत्म हो गई थी। दूसरे दिन से प्रकाश फिर से अपनी ड्यूटी पर था, उसी तरह से हंसते मुस्कुराते। पर अब मुझे ये सोचकर ताज्जुब होने लगा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने पर भी ये लड़का कितना खुश रहता है। मतलब कि खुश रहने के लिए महंगे महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, ना वीडियो गेम्स की, ना दिन भर कंप्यूटर पर बैठने की, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में ज्यादा खुशी हासिल हो सकती है। और मैंने तो खुद उन सब लड़कों को पूरे दिन के थका देने वाले काम के बाद मिलकर खिलखिलाते हुए चोर सिपाही खेलते देखा। किस्मत से कुछ दिनों बाद
एक दिन फिर से मुझे ऑफिस के बाद देर तक रुकना पड़ा। उस दिन भी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। 7वीं मंजिल के पास पहुंचा तो मुझे फिर से उन बच्चों का शोर सुनाई दिया। मैंने यूं ही वहां झांका तो देखा कि सभी बच्चे चोर सिपाही खेल रहे थे, लेकिन उनमें प्रकाश नहीं था। अब मुझे अपनी पिछली बात पर और दुख होने लगा। दूसरे दिन जब प्रकाश सुबह चाय लेकर आया तो मैंने पूछा, अरे प्रकाश, कल शाम तुम कहाँ थे? अपने साथियों के साथ खेल नहीं रहे थे? तो वो हंसकर टाल गया। बात यूं ही आई गई हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसके निजी जीवन में दखल देकर मैंने बहुत गलत किया है। इसलिए मैंने इस बारे में उससे बात करना बंद कर दिया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह की बात है। एक दिन अचानक प्रकाश मिठाई का डब्बा लिए हमारी मंजिल पर आया। सब लोग उससे इस डब्बे का रहस्य पूछने लगे। वो सीधे मेरे पास आया और डिब्बा खोलकर मिठाई मेरे सामने रखी। साहब मिठाई लीजिए, प्रकाश बोला। उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। मैंने एक टुकड़ा उठाते हुए पूछा, मिठाई किस बात की? उसने बताया, साहब मैंने 8वीं क्लास पास कर लिया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। मेरे मुंह से निकला, क्या? तुमने पढ़ना कब शुरू किया? उसने कहा, साहब जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं पढ़ा नहीं तो मैं जिंदगी भर इसी कैंटीन में वेटर रह जाऊंगा, उसी दिन रात को मैंने तय कर लिया था कि अब मैं वापस पढ़ाई करूंगा। इसलिए मैंने एक नाइट स्कूल में दाखिला ले लिया था। जब मेरे दूसरे साथी यहाँ खेल रहे होते थे तब मैं वहां पढ़ रहा होता था। मैंने कहा, लेकिन इम्तिहान की तैयारी तुमने कैसे की? सारा दिन तो तुम कैंटीन में भागा दौड़ी करते रहते हो। उसने कहा, रात को जब सो जाते थे तब मैं नीचे सड़क के किनारे बैठकर ट्यूबलाइट की रोशनी में पढ़ा करता था। मैंने पूछा, तुम्हें खेलने का मन नहीं होता था? तेरे साथी तो खेलते रहते थे। उसने कहा, मुझे अपनी जिंदगी के लिए बेहतर रास्ता तलाशना था, इसलिए मैंने खेल को पीछे रख दिया। मैं रविवार के दिन खेल लिया करता था। उसकी इस सफलता पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी मंजिल के बाकी सभी लोग भी बेहद खुश थे। अब सबने मिलकर उसे 1000 रुपए इनाम में दिए। कुछ दिनों बाद शाम को जब मैं ऑफिस की सीढ़ियां उतर रहा था तो मैंने पाया 7वीं मंजिल पर पूरा सन्नाटा था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को
इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि ये सारे बच्चे नाइट स्कूल पढ़ने गए हैं। प्रकाश उन सबके लिए प्रेरणा बन गया था। अब सब उसकी तरह से ही पढ़कर आगे बढ़ना चाहते थे। उस दिन 7वीं मंजिल से नीचे उतरते हुए मुझे एहसास हुआ कि सीढ़ियां थकाती नहीं हैं, बल्कि चुनौतियों से जूझने का हौसला देती हैं। आज की दूसरी कहानी है कोई अपना सा। ऋतु छत पर तारों को देखकर मन ही मन सोच रही थी, काश जिंदगी भी इन तारों की तरह होती, जिसमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती और इस रोशनी में उसको अपनी माँ दिखाई दे जाती। पर तभी एक आवाज ने उसका ध्यान इन तारों से हटा दिया। यह आवाज उसके पिता पंकज की थी। पंकज ने आवाज लगाई, जल्दी आओ ऋतु, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज ऋतु का जन्मदिन था। पंकज उसके लिए केक लेकर आया था। दोनों ने मिलकर बर्थडे केक काटा। पंकज ने ऋतु से पूछा, क्या गिफ्ट चाहिए आपको बेटा? ऋतु ने कहा, आज तक आपने मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन थी, कैसी थी? जब भी मैं आपसे माँ के बारे में पूछती हूँ, आप इधर उधर की बात कर टाल देते हैं। लेकिन आज मेरे इस जन्मदिन पर आपको बताना ही होगा कि मेरी माँ कौन है। ऋतु ने जैसे मानो प्रण कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह जान कर ही रहेगी कि उसकी माँ कौन है। पंकज ने जो बात ऋतु से इतने सालों से छुपाई थी, वह इतनी आसानी से कैसे बता देता। पंकज बड़े असमंजस में पड़ गया, पर ऋतु को अब वो बहला फुसलाकर बात को छुपाना पंकज के लिए मुश्किल हो गया था। पंकज ने सोचा था कि उचित समय आने पर वो ऋतु को उसकी माँ के बारे में बताएगा, लेकिन वो समय इतनी जल्दी आएगा ये पंकज ने नहीं सोचा था। पंकज ने ऋतु से कहा, तुम इतना जिद कर ही रही हो तो मैं बता देता हूं, पर सच जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा मेरे बच्चे। ऋतु ने कहा कि मैं फिर भी सुनना चाहती हूं। पंकज ने कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो ऋतु। इतना सुनते ही ऋतु ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मैं किसकी बेटी हूं? मैंने तो अपनी माँ के बारे में पूछा था आपसे। वाह, आपने तो मुझे ही अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। पंकज ने कहा, यही सच है। पंकज ने बताया कि आज से 10 साल पहले वह ट्रेन से किसी काम के सिलसिले में बनारस से दिल्ली जा रहा था, लेकिन उसकी ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई, तो वो प्रतीक्षा करने के लिए
एक बेंच पर लेट गया। लेकिन तभी उसकी नींद एक बच्चे के रोने की आवाज से खुल गई। उसने कहा कि मैं उठा और इधर उधर देखने लगा कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। पर इधर उधर देखने के बाद भी वह आवाज कहाँ से आ रही है पता नहीं चल पा रहा था मुझे। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज कम ही नहीं हो रही थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था और सोच में पड़ गया कि आखिर ये कौन है जो रो रहा है। तभी मेरी नजर एक कूड़े के डिब्बे के ऊपर गई। जब पास जाकर देखा तो एक उसमें मासूम सा बच्चा रो रहा था। मैं उस बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने लगा और इधर उधर देखने लगा कि कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर चला गया है। काफी तलाश के बाद भी कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। पुलिस ने भी बहुत खोजा इस नन्ही सी बच्ची के माँ बाप को, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि किसने इतनी मासूम बच्ची को इस तरह बेसहारा छोड़ दिया। वह बच्ची तुम थी ऋतु। इतना सुनते ही ऋतु के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पंकज ने ऋतु को सीने से लगा लिया। ऋतु ने पंकज से पूछा कि आपने मुझे क्यों अपनाया जब उसके अपने माँ बाप ने ही उसे नहीं अपनाया। तब पंकज ने कहा कि तुम मुझे अपनी सी लगी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह कोई अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ गया था।